नमस्कार। आई होप आप सब लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा और इसमें मेरा सम्यक टीम का सबका जो सहयोग है उसने बहुत ही अच्छा आपको परिणाम दिया होगा। अब जबकि मेंस की तैयारी आपकी फुल फ्लेजेड चल रही है, मैं यहाँ आई हूँ आपके साथ में एक बार फिर से डिस्कस करने के लिए मॉक टेस्ट के आंसर्स। बट बिफोर दैट मुझे लगता है कि ना कुछ क्वेरीज आपकी ले ली जाएं। सबको नमस्कार जो मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं, पृथ्वीराज जी, गजेंद्र जी, लीलाधर जी, रामकृष्ण जी। आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो उनको हम एक बार एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में 906 पेपर की को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 901 से लेकर 905 तक हो चुके हैं और उनके आंसर्स भी मैंने बनाए थे, इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। शायद आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि ना, इट इज नॉट ओनली अबाउट कंटेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ डू यू प्रेजेंट, हाउ इजीली योर कंटेंट इज अवेलेबल टू रीड। यानी सिर्फ क्या आपसे क्या पूछा गया है, ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट है, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ चलेगा, लेकिन उसको आपने कैसे लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने एग्जामिनर को कितना मजबूर किया कि भाई ढूंढ लो, मैंने आंसर दे दिया है, उसमें से आंसर छांट लो। जितना ज्यादा आप मजबूर करेंगे उतने कम आंसर्स मिलेंगे। एक वीडियो अनुप्रति योजना पर भी बना दीजिए, कोशिश करेंगे। उसके लिए करंट अफेयर्स वाले सर भी हैं, वो बना देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट दीपेश सर भी बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं। मैंने आज सुबह उनका ऑनलाइन एक सेशन देखा था। स्टार्ट करें पेपर। गुड आफ्टरनून मैम, ऑफ कोर्स पेपर विल स्टार्ट। आपने कितने पेपर्स अभी तक लिखे हैं एक बार रफली मुझे ये भी बताइए, क्योंकि देयर आर मेनी जो कि 10 से 11 पेपर लिख चुके हैं। और कुछ क्वेश्चंस को मैं ना ऐसे प्री हैंड ले लेती हूँ जो मुझसे मतलब व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी। हाँ, और पहला सवाल तो ये कि 1 वीक 1 पेपर चलेगा क्या? मैं कहूंगी इसके आंसर में यस और नो दोनों हैं। यस उनके लिए जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं, जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं उनको हाँ 1 वीक में एक ही पेपर लिखना चाहिए। और नो उनके लिए जो सेकंड टाइमर्स हैं, थर्ड टाइमर्स हैं, या जिन्होंने पहले से पूरा कंटेंट पढ़ रखा है, उनको क्या करना चाहिए, एक बार वेडनेसडे को और एक बार संडे को पेपर जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और भी। दिस वॉज माई फर्स्ट पेपर। ओह बढ़िया मैम, प्रिंस सीकर में आपके साथ, थैंक यू। वो जहां भी मैं जाती हूँ लोग इतना सारा स्नेह देते हैं, बोलते हैं कि सेल्फी लीजिए, सेल्फी। क्या फर्क पड़ता है, बहुत खुशी होती है सब लोगों की खुशियों में शामिल होकर के। तो 1 वीक 1 पेपर, इसका आंसर होगा हाँ यदि आप पहली बार मॉक लिख रहे हैं तो, और इसका होगा नहीं। आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट प्रति हफ्ते लिखने चाहिए, एक बार वेडनेसडे को, एक बार संडे को। और इसका आंसर नो उनके लिए भी है जिनको लगता है कि मैंने 1-1.5 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने एक बार पढ़ लिया है। प्री में 90 से अबव सेकेंड अटेम्प्ट। इंग्लिश वीक है मैम, वीक कुछ भी नहीं है, हमारी सोच है खाली तैयारी करोगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पता है मेरे को भी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, फिर भी मैंने अंग्रेजी माध्यम में पेपर दिया। हिंदी माध्यम से पढ़ी हूँ ग्रेजुएशन तक, नथिंग इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उन क्वेश्चंस को कैसे करें, उन प्रश्नों को कैसे करें जिनके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, जो बिल्कुल नए हैं, यानी जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, उनको कैसे करें। द टीम हैज कम, ओके ग्रेट। जो बिल्कुल नए हैं, है ना, उन प्रश्नों को करने के लिए मैं कहूंगी यदि वो सवाल 5 नंबर का है या 10 नंबर का है तो 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी होंगी। यदि 2 नंबर का सवाल है तो भी आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन उसके बारे में आपको सिर्फ रिलेवेंट आता है तो ही लिखिए। अगर 2 किताबों के नाम, 2 लेखकों के नाम पूछे हैं तो आप नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए प्लीज। उधर अटेम्प्ट करना आपकी एक नेगेटिव इंप्रेशन पेश करेगा। लेकिन यदि कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है, किसी चीज का महत्व पूछा गया है, किसी के बारे में कुछ पूछा गया है, तो उसके बारे में जो कुछ भी आता है वो 1 लाइनर या 2 लाइनर्स में लिख दीजिए। लेकिन 5 नंबर को आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में आपको जरूर लिखना है, क्योंकि 5 नंबर में आने वाले जो सवाल होंगे आई एम श्योर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपने जरूर पढ़ रखा होगा। जैसे एक आया था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने ही पेपर बनाया था, उसमें था स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, इस स्कीम के बारे में बताइए। अब ये बात है कि आपको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, कितना पैसे देगी सरकार, कितने % लोन देना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आपको ये पता है कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है,
स्टार्टअप का मतलब तो पता होगा शायद, एक नया इनोवेटिव उद्यम आइडिया, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। फिर सीड फंड का मतलब होता है शुरुआती फंड, बहुत ही शुरुआती फंड, यानी बीज को जैसे अपन पानी देते हैं तो पानी कितना कम चाहिए होता है ताकि उसमें से एक छोटा सा पौधा निकल पाए, उसको सीड फंडिंग बोलते हैं। तो यदि आप शब्दों को भी डीमिस्टिफाई करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आएंगे तो आई एम श्योर आपको 20% मार्क्स मिलने की बहुत बड़ी संभावना होगी। तो जिन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल नहीं जानते उनके शब्दों पे गौर कीजिए। पूरे सिलेबस में उससे रिलेटेड आपने कुछ भी पढ़ा है तो जरूर लिखिए, और 10 नंबर में भी ऐसा ही करना है आपको। एक फंडामेंटल चीज और, डोंट लीव स्पेस ब्लैंक, डोंट लीव स्पेस। यदि आप जगह छोड़ देते हो तो इसका मतलब है एग्जामिनर को ऐसा लगता है 100 शब्द ही तो पूछे थे, 100 शब्द भी नहीं लिख पाया, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ प्रिपरेशन इज लेस। सो आपसे रिक्वेस्ट है जितना कंटेंट दिया, जितना स्पेस दिया हुआ उसको भरने की कोशिश कीजिए। यदि आप छोटा छोटा लिखते हैं तो फैला के लिख लीजिए, कंटेंट नहीं है तो कुछ भी रिलेवेंट लिखने की कोशिश कीजिए। लाइन छोड़ करके पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख लीजिए, एक के बाद एक लिखिए, लेकिन कोशिश कीजिए आप दीजिएगा स्पेस को भरिए। किसको छोड़ के? इट डजंट अप्लाई एट निबंध, ये निबंध में अप्लाई नहीं होगा, उसको आप सब जगह अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो अब डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। काइंडली एडवाइस मैम, आई वुड नॉट मैनेज द होल पेपर बिकॉज द टाइम इज नॉट सफिशिएंट। आई थिंक 1 week is not enough for preparation along the notes. No, it is sufficient. I'll tell you how. Let's discuss paper 9, code 906. So here it is. Yes, ma'am. Okay, let's go to the next page, huh? मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम की आंसर कीज खुद लिखती हूँ और इट टेक्स माई एटलीस्ट 2 days। एक बार तो ये देखना पड़ता है कि जो सैंपल आंसर की है उसमें क्या गड़बड़ है, फिर मेरे नोट्स में से उठाती हूँ, देखती हूँ कि क्या इसमें मैं इनपुट कर सकती हूँ, लेटेस्ट स्कीम्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। सो इट टेक्स माई 2 days टू राइट दीज 2 आंसर कीज। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज जरूर देखिएगा, और इससे यदि आपके आंसर्स में कुछ भी मार्क्स बढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ हमने क्या करने की कोशिश की है कि साइड बाय साइड, एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश का मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे पैरेलल लिखने की कोशिश की है हिंदी और इंग्लिश के आंसर्स को। माध्यम कोई चुनौती नहीं है, बिलीव मी, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना आपको लगेगा माध्यम चुनौती नहीं है। शॉर्ट वर्ड में से कैसे लिखें, शॉर्ट वर्ड में कैसे लिखें, सेंटेंस पूरा मत लिखिए। जैसे मैंने यही वाक्य बोला ना कि सेंटेंस पूरा मत लिखो, तो सेंटेंस पूरा मत लिखो, सिर्फ 3 में लिखा ना, बोला ना। और यदि इसी को मैं बोलती आपसे कि आपसे एक एडवाइस है कि कृपया सेंटेंस पूरा मत लिखिए, तो बहुत लंबा हो जाता। इट मीन्स आप देखिए अपनी डेली लाइफ में ब्रेविटी करने की कोशिश कीजिए, छोटा करने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे बुलेट्स बनाई जाती हैं। सो हियर आई डू स्टार्ट। आप जब यहाँ आंसर्स लिखते हैं तो आपको ऐसे मॉडल आंसर की मिलेगी, जिस माध्यम में आप लिख रहे हैं उनमें से एक मिलेगी। सो इट इज हिंदी एंड इंग्लिश इन पैरेलल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला क्वेश्चन था नैनो मिसिलीज क्या है। मिसिलीज आपको शायद याद आ गया, सोप में जो बनता है स्ट्रक्चर, जो कि बताता है कि एक सोप की मैकेनिज्म क्या है, यानी साबुन की काम करने की मैकेनिज्म क्या है। तो एक तरफ हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक, यानी जल अनुरागी और जल रागी जो है वो तत्व बन जाते हैं। तो ये उससे रिलेटेड था। आई थिंक ये तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या खास है, क्या नया करने की मैंने कोशिश की, यहाँ देखिए मैंने लिखा है ब्लैक कलर के मोटे पेन से, और यहाँ मैंने कोशिश की है कि बॉक्स में बना दें। ये एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ये समझ जाएं कि चीजें कैसे सर्व की जाती हैं। खाना कितना भी अच्छा बना लो, अगर सुंदर तरीके से प्रेजेंटेड होता है ना तो मन करता है। तो जो अपीलिंग वाला फैक्टर है वो आपको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ मैंने बॉक्स में डाला है इस आंसर को, ये देखिए इसके हेडिंग को, और यहाँ मैंने बोल्ड। कुछ लोगों ने सवाल पूछा था, मैम कॉपी तो स्कैन हो जाती है, काले रंग से क्या फर्क पड़ता है। काले रंग से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा मोटे और पतले पेन के डिफरेंस से। नेक्स्ट है एक्सरे किरणें किसने खोजी। तो देखिए सिर्फ पूछा एक्सरे किरणें, इससे आपको क्या क्या याद आता है वो सब लिखिए। जैसे मुझे याद आएगा किसने बनाई, तो किसने खोजी उनका नाम लिखा। फिर इनका तरंग दैर्ध्य याद है तो वो लिखिए। फिर इनके उपयोग जो आते हैं, एटलीस्ट उपयोग तो हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। हम एयरपोर्ट जाते हैं, हमारा बैग स्कैन होता है, एक्सरे से ही होता है। जब हम
चोट लग जाती है, हड्डी का टेस्ट करवाते हैं तो एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं, तो ये सब कुछ वही तो है। नेक्स्ट है नाभिकीय भट्टी। नाभिकीय भट्टी सब लोग लिख देते हैं कि कृष्ण कुमार जी बार बार कह रहे हैं एक्स आर्मी हेल्प मी, व्हाट इज द हेल्प दैट यू नीड, प्लीज कॉल एट द लैंडलाइन नंबर ऑफ सम्यक, और इनफैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सम्यक, वो आपकी हेल्प कर देंगे। यदि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है तो, और कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो दोबारा लीजिए। आगे चलते हैं। नाभिकीय भट्टी में ज्यादातर लोग लिखते हैं, करते क्या है, हम यूरेनियम को फिशन की मैकेनिज्म के थ्रू हीट जनरेट करते हैं और हीट को ट्रैप करके उसे टरबाइन चलाते हैं जिससे हमें बिजली मिलती है। ये सब लिखते हैं। क्या नया लिखना है, प्लीज एग्जाम्पल जरूर लिखिए। यहाँ रावत भाटा वाला पावर प्लांट लिखने की मैंने कोशिश की है, यहाँ भी रावत भाटा में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आए तो उसी टाइम लिख दीजिए। दिखाई नहीं दे रहा, टीम सम्यक ने सारे के सारा आंसर की इसको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए या फिर अपने मोबाइल के रेजोल्यूशन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के प्रकार लिखिए। तो बहुत आसान है, इस पे तो पिछली बार इनफैक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आया था कि डायग्राम बनाओ ग्राउंड वेव, सरफेस वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव्स को, ये इट शैल बी स्पेस वेव। नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर में बहुत स्कोप नहीं होता, आप बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे या गलत कर पाएंगे। 5 नंबर और 10 नंबर में बहुत बढ़िया स्कोप होता है कि आप दूसरों से एक्स्ट्रा एज कैसे ले पाएंगे। अब देखते हैं 2DG मेडिसिन क्या है। ये करंट से रिलेटेड है और चूंकि हम जानते हैं DRDO हमारे सिलेबस में भी है, तो ये आने की बहुत बड़ी संभावना है 2DG। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिए। फिर हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करता है, उसको लिख दीजिए। किसने बनाया, तो DRDO और डॉक्टर रेड्डीज ने बनाया, उन दोनों को लिख दीजिए। और फिर ये लिख दीजिए कि ये बनाने में आसान है, डिस्ट्रीब्यूशन में आसान है और इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था। नेक्स्ट है दूरसंचार तकनीकी से आए सामाजिक आर्थिक बदलावों को लिखिए। हो सकता है आपने आंसर कहीं नहीं पढ़ा हो, तो भी क्या हम अपनी लाइफ से कुछ एग्जांपल्स नहीं निकाल सकते हैं? आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, मैं आपको लाइव एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ, ये भी तो दूरसंचार का एक उदाहरण है। तो ऑनलाइन स्टडीज सबसे पहला हम सबके घरों में दिख रहा है, आप अभी महसूस कर रहे हो, उसको लिख दीजिए। ई मित्र के माध्यम से आप सारी फीस जमा कराते हो, ये भी तो दूरसंचार का है, उसको लिखिए। टेलीमेडिसिन, कोरोना काल में हम सब घरों में बैठे हुए थे और हमने ऑनलाइन ही प्रेस्क्रिप्शंस लिए, ऑनलाइन ही कंसल्ट किया डॉक्टर्स को, वो भी तो इसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो यानी अगर हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो ई बैंकिंग हो गई, इवन घर बैठे बैठे सारी चीजों का बिल का भुगतान करना, ये सब टेलीकम्युनिकेशन की देन है। तो आप लिखने लगेंगे तो आपको एग्जाम्पल से पूरा पेज भर जाएगा, यहाँ तो आपको सिर्फ 2 लाइनों के लिए लिखना है। आई होप मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आंसर को अप्रोच करना कैसे है। नेक्स्ट है EOS 3। हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो, ये इट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। एक इसरो का सैटेलाइट था जो कि फेल हो गया था, तो जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने अंडरलाइन किया, ये फेल्ड हो गया, इसको मैंने अंडरलाइन किया, बॉक्स में डाला, और इसको भारत का CCTV की संज्ञा दी गई थी, इसको अंडरलाइन किया। अगला सवाल है राजस्थान संपर्क। याद रखिए इस पे 5 नंबर का सवाल आने की भी बहुत बड़ी संभावना है। क्यों? 5 मार्कर्स इसलिए, कोरोना काल में इस पर्टिकुलर हेल्पलाइन ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई और ये एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को न केवल सुना जाएगा, लिखा जाएगा, इट शैल बी एड्रेस एंड रिजॉल्व्ड, और रेजोल्यूशन के बाद में कॉल भी आएगा फॉलो अप कि सर आपने कंप्लेन की थी, क्या वो रिजॉल्व हो गई है, आपका क्या फीडबैक है। तो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, जिसमें आप किसी भी प्रकार की सरकारी सेवाओं के लिए कंप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था नाभिकीय चिकित्सा के लिए आइसोटोप से, तो बहुत ही स्टैटिक है, आपने प्री के लिए पढ़ा होगा इसको, तो सो देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट इट। यहाँ बात करते हैं भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम यानी BMD प्रोग्राम क्या था। तो इसका आंसर लिखने के लिए यहाँ मैंने उद्देश्य लिखा काले पेन से, फिर लिखा इसके 2 मिसाइलों को लिख करके हमको अंडरलाइन किया, और 2 का मतलब 1 और 2 लिखा है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कॉमा लगाने की बजाय एक्सक्लूसिवली 1-2 नंबरिंग कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉयल ताप किसे कहते हैं। तो ये आइडियल गैस से रिलेटेड था कि कोई भी वास्तविक गैस यदि किसी तापमान पे और दाब की विशेष परिस्थितियों में आइडियल गैस की तरह यानी आदर्श गैस की तरह, आदर्श गैस होती कौन सी है,
जैसे अक्रिय गैसें होते हैं उनको आदर्श गैस कहते हैं, या फिर PV = nRT फॉर्मूला को फॉलो करने वाली गैसेस को आदर्श गैसें कहते हैं। उनकी तरह व्यवहार करते हैं उसको लॉयल ताप कहते हैं। ये तो साइंस का स्टैटिक क्वेश्चन था। इसकी बात करते हैं, संक्षारण या अनुसंधान में pH के महत्व का उदाहरण। वो pH का मतलब होता है कोई चीज खट्टी है या खारी है। इससे ज्यादा pH के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये पता है कि मुंह में एसिड हो जाता है इसलिए दांत सड़ जाते हैं, तो इसलिए पेस्ट कर लो। ये पता है कि दही खट्टा हो जाता है, तो दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए हम छोटे तब पढ़ते थे कि NaOH के सॉल्यूशन से दूध की टंकियों को धोया जाता है। बस ये सवाल क्या पूछ लिया। यदि आपके सामने ये दुविधा है तो मैं आपको कहूंगी रुकिए, देखिए रिसर्च कहाँ हो सकती है। कितनी बार हम टीवी में सुनते हैं कि ताजमहल पीला पड़ रहा है, ताजमहल काला हो रहा है, कोटा में एसिड रेन की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स का ना आउटर एरिया में कोरोजन हो रहा है। तो वो सब कुछ क्या है, वो है खट्टी बारिश, यानी एसिडिक बारिश हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है। तो यानी उसमें कुछ pH है जो कि 7 से नीचे है, तो उसका अध्ययन हो रहा होगा। यानी ये सिर्फ एक वाइल्ड गैस है। क्या है कि अम्लीय वर्षा का ताजमहल की बाहरी सी दीवारों पर असर का अध्ययन किया जा रहा है। ऐसे आप भी तो कह सकते हो। कुछ न कुछ ढूंढिए, आपको जरूर मिलेगा। जैसे समुद्र का पानी का जो pH है वो थोड़ा सा 7 से ज्यादा होता है क्योंकि खारा पानी होता है। और समुद्र में चलने वाली जो पनडुब्बियां हैं या शिप्स हैं, आप जानते हो महीनों तक पानी में रहती हैं। तो उस पर भी तो कुछ रिसर्च की जाती होगी ना, कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रिएक्ट नहीं करता, खराब नहीं होता कई सालों तक। तो वो सब कुछ यहाँ लिखना था आपको। इसका मतलब ये है इस एग्जामिनेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम है। ज्यादा क्वेश्चन किसके आएंगे, आपकी समझ के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और वो ही आपको लीड दिलवाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संश्लेषित बहुलक। ये तो बहुत आसान है, लेबोरेटरी में बनाते हैं। इनके उदाहरण तो मैंने यहाँ ऐसे लिखने की कोशिश की, आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि लाभ जैव प्रौद्योगिकी, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह क्या है, बायोपायरेसी। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आया कहाँ से, क्लास 12 की बायोटेक्नोलॉजी की चैप्टर से। बायोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में नहीं, बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी नाम से एक चैप्टर है, शायद 12वां या 13वां चैप्टर है, उसमें है बायोपायरेसी। वहां से आया, बहुत आसान है। तो नशीले पदार्थ, ये कक्षा 10 से आया, क्लास 10 की राजस्थान बोर्ड की बुक से आया। सबसे पहले वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, जहां फूड एंड न्यूट्रिशन लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है कि तंबाकू का जो पौधा है उसमें जो नहीं, जो अफीम वाला पौधा है उसका जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, वो क्या है, तो पेपरवर्स सोमनीफेरम है। इनफैक्ट मैंने प्रीलिम्स में भी आपको याद करवाया था। इसमें कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है कुछ बहुत अच्छा करने का। फिर फिटकरी मिलाने पर जल किस प्रकार शुद्ध होता है, ये साइंस इन एवरीडे लाइफ से है। फिटकरी मिला देते हैं, सही नहीं दिख रहा है। पवन जी कह रहे हैं, पवन जी आप एक तो ना रेजोल्यूशन प्लीज अपने मोबाइल का थोड़ा ठीक कर लीजिए, डेटा पैक थोड़ा बेटर ले लीजिए, और अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि आंसर लिखना कैसे है। इन सब की PDF आपको सम्यक के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो जस्ट नीड नॉट वरी एट ऑल। अगला है pH का मान लिखिए, फ्लोराइड का कुल कठोरता क्या है, जल की उत्तम गुणवत्ता है। तो जल हम सबकी जिंदगी का हिस्सा। हम जानते हैं कि जल का जो आदर्श pH है वो 7.0 होना चाहिए, लेकिन जल में जो मिनरल्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो WHO बोलता है कि हमारे जल का जो हार्डनेस है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर मैक्सिमम होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लोराइड कितना चलेगा, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर तक चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। फिर है एल्कलीन वाटर। आपने देखो कि एडवर्टीजमेंट देखते हो आप, है ना, टीवी देखते हो, तो उसमें आता है एल्कलीन वाटर इज बेटर देन एसिडिक वाटर। तो मैंने बस यही लिखा है कि क्षारीय जल जो है वो बेहतर होता है अम्लीय जल की बजाय। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट गोडावण। प्रोजेक्ट गोडावण किस लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है, वन्य एवं जैव विविधता का संरक्षण, तो वहां से आया है। आई होप ये तो मुश्किल नहीं है करने के लिए। संरक्षित क्षेत्रों के नाम लिखे हैं। फिर ये था, ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी रिसेंटली जारी की गई थी, शायद अप्रैल में आई थी। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये 19वीं थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये जो रिपोर्ट थी जो हर 2 साल बाद में जारी होती है, उसमें बताया जाता है कि किसी भी राज्य की क्या स्थिति है, जिलेवार क्या स्थिति है, किस जिले में सबसे ज्यादा वनाच्छादन है, तो ये सबसे अधिक कहाँ है और सबसे न्यूनतम कहाँ है, उनके 4 जिलों के नाम है। और RPSC के ऐसे क्वेश्चन जो है फेवरेट होते हैं, क्योंकि इनमें मार्किंग भी आसान है भाई।
अपने आप को एग्जामिनर की तरह सोच के देखते तो समझ में आ जाता है। ये भी बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, कुछ करने लायक नहीं है, इसमें भी कुछ डिस्कस करने लायक। अच्छा ये हाँ, यूजेनिक्स क्या है? ये फ्रांसिस गैल्टन की एक अवधारणा है जो बोलता है कि मानव प्रजातियों के सुधार की सिफारिश करता है, और ये बोलते हैं कि ना सिलेक्टिव ब्रीडिंग होनी चाहिए, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। ये उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। लिंडमैन थ्योरी कहाँ से आई? ये इकोसिस्टम से आई। इकोसिस्टम का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अपर वन। 90% का लॉस हो जाता है। जो 90% का लॉस है वो किस कारण होता है? वो होता है स्थानांतरण, श्वसन और पाचन क्रियाओं के कारण। आप ही पढ़ाने वालों की कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ फुल फ्लेजेड टीम ऑफ 25 पीपल, रादर मोर देन दैट। हरित क्रांति से ये इसके आंसर्स मैं लिखती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे 449 मार्क्स आए हैं उसमें मेंस में, तो कुछ तो मैंने शायद स्पेशल लिखा होगा। तो सर ने मुझे कहा कि आप आंसर मॉडल आंसर लिख देंगे तो ना जितने लोग यहाँ मॉक टेस्ट लिख रहे हैं उनको थोड़ी गाइडेंस मिलेगी। तो यहाँ मैं मॉक टेस्ट लिखती हूँ और मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में कि मॉक टेस्ट के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको आंसर उसको अप्रोच कैसे करना है। सो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। हरित क्रांति से उत्पन्न समस्याएं। हरित क्रांति के परिणाम हम पढ़ते हैं, दोनों टाइप के पढ़ते हैं। पॉजिटिव तो ये कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। नेगेटिव क्या क्या है? बहुत सारे हैं, उनमें से 4-5 को यहाँ मैंने लिखा है। एक तो ये था कि रासायनिक उर्वरकों के कारण बहुत कुछ हुआ, मृदा का ह्रास हुआ, उसकी उर्वरता खत्म हो गई, जो उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो भी मर गए। और आप जानते हैं पंजाब और हरियाणा का जितना डेवलपमेंट हुआ उतना डेवलपमेंट एमपी का, या थोड़ा डाउन में चलते हैं आंध्र प्रदेश का, इनका नहीं हुआ। तो जो क्षेत्रीय असमान ग्रोथ है वो भी एक इसका नेगेटिव इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नस्लें। तो बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब इसमें बात करते हैं। भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के चरणबद्ध लिखिए। अब आपको बताना ये है कि ऊर्जा कार्यक्रम से रिलेटेड, तो यहाँ मैंने देखिए एक छोटी सी लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा है। तो यदि आपके पास स्कोप हो तो प्लीज इंट्रो जरूर लिखिए। फिर लास्ट में आप देखिए 3 इनके थे वो चरण, तो मैंने लिखा प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, और इन तीनों को मोटे पेन से लिखा ताकि जब मेरी कॉपी स्कैन हो तो सामने दिख जाए। फिर जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ फास्ट ब्रीडर तो उसको अंडरलाइन किया, यहाँ प्लूटोनियम उसको अंडरलाइन किया है, सिमिलरली यहाँ देखा प्लूटोनियम उसको बॉक्स में डाल दिया है। तो जो भी आपकी मेथोडोलॉजी उसको अपनाइए, लेकिन कंटेंट को सुंदर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। सिस्टमैटिक हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, इजी टू रीड हो और इजी टू फैच इंफॉर्मेशन हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में अंतर कीजिए। तो जैसे ऐसे सवाल आए, कुछ नहीं करना है, स्केल उठानी है और खट खट लाइन खींच दीजिए। तो मैंने भी यही किया, सबसे पहले लाइन खींच दी कि चलो डिफरेंशिएट करते हैं। फिर लिखा एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल, या इधर हिंदी में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल, और इनके 1-on-1 कंपैरिजन लिख दिए। 5 नंबर का सवाल है, कम से कम 5 डिफरेंस जरूर लिखिए। ज्यादा याद आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा लिख दीजिए। हो सकता है कि एग्जामिनर आपके इस कंटेंट से सेटिस्फाई नहीं हो, जैसे डिफिकल्ट टू यूज, सुपर इजी टू यूज, हो सकता है एग्जामिनर को लगे कि ये तो कोई डिफरेंस नहीं है लिखने लायक। तो यदि आपने 6 या 7 डिफरेंस लिख रखे होंगे तो वो भूल चूक माफ हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नैनो संरचनाओं का परीक्षण किस प्रकार संभव है। हम जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, और नैनो टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी किसी भी चैप्टर में नहीं है, वैसी नहीं है जैसे हमसे पूछी जाती है या जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मिशन, उसके प्रोडक्ट सब कुछ हमें पता होने चाहिए। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नैनो स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे कैसे, देखेंगे कैसे। तो उसके लिए 3 टाइप के माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं, उनके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रक छड़ें क्या हैं और सुरक्षा छड़ों के रूप में इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो आपसे 2 चीजें पूछी गई हैं। पहले तो ये बताओ कि नियंत्रक छड़ें हैं क्या, फिर दूसरा ये कि सुरक्षा छड़ों के रूप में कैसे उपयोगी हैं। तो आपको इन दोनों को एड्रेस करना है। तो पहले ही पेन उठाओ और हेडिंग डाल दो, कंट्रोलर रोड्स यानी नियंत्रक छड़ें।
और क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोप किस पे देना है, किस प्रकार से उपयोगी है, तो फिर लिखिए सेफ्टी रोड्स और फिर इनके बारे में वर्णन कीजिए। वैसे नियंत्रक छड़ें हैं क्या? नियंत्रक छड़ें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम में आती हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं किनको, न्यूट्रॉन्स को, सो दैट वो दूसरे पार्टिकल्स को हिट ना कर पाए और जो फिशन मैकेनिज्म है वो रुक जाती है। सिर्फ कंट्रोल के, जब मैं कह रही हूँ कंट्रोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम में होंगी, अदरवाइज ये क्या करती है, ये करती है कि ये जो रेट ऑफ न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है उसको कंट्रोल करती हैं और एक्स्ट्रा छड़ें अगर हम यूज कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी या इमरजेंसीज तो वो सेफ्टी छड़ों के रूप में भी काम में आ जाती हैं। तो ये उनका डिस्क्रिप्शन है यहाँ। वो बोरोन या कैडमियम से बनी हुई होती हैं, ये मैंने यहाँ लिखा है। लिखने का तरीका क्या है, फिर वो ही ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने ऑल कैप्स लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को मुझे यहाँ लिखना होता कनेक्शन को, तो अगर मैं ऑल कैप्स लिखती यानी सब बड़े में लिखती तो दूर से दिखता है। तो जो लोग इंग्लिश माध्यम में उत्तर लिख रहे हैं उनके लिए ये भी एक तरीका है कि जिस चीज को वो फोकस दिलाना चाहें उसको ऑल कैप्स में लिख दीजिए और बॉक्स में डाल दीजिए। और जो लोग हिंदी माध्यम के हैं वो क्या करें, या तो बॉक्स में डाल दें या फिर दूसरे मोटे काले पेन से या किसी भी कलर के पेन से, क्योंकि कलर तो इमटेरियल है, स्कैन हो जाती है कॉपी, लेकिन थोड़ा मोटा चलने वाला होना चाहिए, वैसा कर लें। फिर है पदार्थ की पांचवी अवस्था। स्टेट ऑफ मैटर हमारे सिलेबस का हिस्सा है। समबडी सेइंग, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पढ़ाओगे तो हम निश्चित जुड़ने वाले। मैं सिर्फ आपको आंसर राइटिंग पढ़ा सकती हूँ कि उत्तर लिखना कैसे है। भाई RAS मेंस में 19 अलग अलग टाइप के विषय आते हैं, सारे विषय तो मैं कैसे पढ़ाऊँ। अब मेरी भी आप एबिलिटी सोचिए, मैं सर्वज्ञाता नहीं हूँ। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो आप उनसे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। उत्तर कैसे लिखना है ये मैं पढ़ा सकती हूँ कि हाँ आपको जो कुछ भी आता है उसको लिखना कैसे है, उसको कम शब्दों में कैसे परोसना है, प्रेजेंट कैसे करना है, और जो सवाल आपने कभी नहीं सुना उस सवाल को भी कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता सकती हूँ। आगे बात करते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। यदि आपने ग्रेड 9 या ग्रेड 11 के चैप्टर से पढ़ा है कि कैसे आप ट्रांसफर करते हैं, जैसे सॉलिड टू गैस में ट्रांसमिशन कन्वर्जन जो है स्टेट का, या गैस से लिक्विड में जो कन्वर्जन है उसको क्या कहते हैं, तो वहीं तक मत रुकिए। उसके आगे की 2 अवस्थाएं और भी हैं पदार्थ की। तो जो 5वीं अवस्था है उसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और ये उसके बारे में पूछा गया है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई होप आई ट्राई टू आंसर इट वेल ऑल्सो। आप रीड कर लीजिएगा PDF से, और आई होप इसमें कुछ भी बताने लायक ऐसी बात नहीं है कि लिखना कैसे। 5 नंबर का था, कम से कम 5 बुलेट आनी चाहिए, वो मैं हमेशा कहती हूँ। यहां आता है सवाल, फुल्लरीन क्या है। हम देखते हैं कि कार्बन के जो आइसोटॉप्स हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, लेकिन फुल्लरीन एक नैनो स्ट्रक्चर भी है, तो ये एक डबल पॉसिबिलिटी बनाता है टू बी आस्क्ड। तो सबसे पहले तो आपको अगर पॉसिबल हो तो राइट साइड में फुटबॉल बना दो। इसको बनाने का मैं एक फटाफट तरीका बता देती हूँ। करना क्या है, पहले एक पेंटागन बनाना है, यानी पंचभुज बनाना है, और पंचभुज के 5 भुजाओं के ऊपर सीधे 90 डिग्री के कोण पे 5 लाइन और खींच दो। पंचभुज को आपको षटभुज से कनेक्ट करना है, यानी हेक्सागन से कनेक्ट करना है, तो इसको हेक्सागन बना दो। सिर्फ तरीका बता रही हूँ कि क्या बनाना कैसे है। ये हो गए, और फिर इनको कोशिश करो कि एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना दो, तो ये फुटबॉल बन गया। अब करना क्या है, जो बीच वाला है उसको नहीं छेड़ना, इसकी जो 5 के 5 कनेक्शन है उनको डबल बॉन्ड बना दो, और इसको डबल बॉन्ड सामने वाले को। ये लीजिए आपका बन गया फुल्लरीन। लिखना क्या गया इसके बारे में, C60 स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके अंदर टोटल कितने फेसेस हैं, तो उसमें 32 फेसेस हैं। 20 फेस जो होते हैं वो हेक्सागन होते हैं और 12 फेस जो होते हैं वो पेंटागन होते हैं। ये सब कुछ इसके बारे में है, और लास्ट में इसके अनुप्रयोग लिखना है। कोई चीज सिर्फ इतनी सी हेडिंग दी हुई होगी फुल्लरीन, तो आपको बताना होगा दिखती कैसी है, किसने बनाई, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, और यूसेजेस क्या क्या हैं। तो यहाँ मैंने सब कुछ कोशिश की है, देखिए यूसेजेस। हालांकि यहाँ तो पूछा गया था इसके अनुप्रयोग लिखिए। इसके 2 हिस्से थे इस क्वेश्चन के, संरचना बताओ, उपयोग लिखो। तो आधे में संरचना, आधे में उपयोग, 50:50 स्पेस बांट दिया। अगला क्वेश्चन देख, ये तो डिफरेंशिएशन है, इनफैक्ट ये पिछली बार आ भी चुका है,
सो 2 नंबर में तो नहीं आएगा, आएगा तो 5 नंबर में। इनफैक्ट ज़्यादा बड़ी संभावना इस बात की है कि आए कि साबुन की क्रियाविधि, साबुन कैसे साफ करता है, तो साबुन की जो क्रियाविधि है उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल, ब्लड को परिभाषित कीजिए और रक्त के कार्य लिखिए। तो देखिए सवाल के 2 कंपोनेंट हैं, रक्त की परिभाषा और उसके कार्य। तो रक्त की परिभाषा यहाँ मैंने लिखी है, पीएच पढ़ रखा है हम सब ने, तो मैंने लिखा है इंसान का जो पीएच है ब्लड का वो 7.4 के आसपास है। और फंक्शंस ऑफ ब्लड, 5 नंबर का सवाल था, मैंने 7 फंक्शंस लिखे हैं। आसान है बहुत ज़्यादा। कितने टाइम पढ़ाई करते थे और कितने सालों तक तैयारी की? 2016 से तैयारी की थी मैंने, और कितने टाइम, जितने टाइम मेरा बच्चा स्कूल जाए उतनी देर। उसके बाद में तो फिर ऑडियो नोट सुनती थी खाली, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिर ये पूछा है जैव उपचार क्या है, नहीं बायो रेमेडिएशन क्या है, और ऑयल ज़ेपर्स। अगेन एक सवाल में 2 हिस्से हैं, तो प्लीज बराबर हिस्सा बांटिए और कोशिश कीजिए लिखने की। इसमें क्या नया खास काम करना था वो ये कि देखिए 2 टाइप के बायो रेमेडिएशन प्रोसेस हैं, तो मैंने 1 और 2 लिखा है, और इधर मैंने इस प्रकार लिखा है 1 और 2 नेक्स्ट लाइन में। आप कैसे भी कीजिए, लेकिन कंटेंट शुड बी बेटर ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने बॉक्स में डाला है। डिकम्पोजिंग, यहाँ भी मैंने कोशिश की है अपघटनकारी जीवों का उपयोग करते हैं, सूक्ष्म जीवों का। और नीचे ऑयल ज़ेपर्स क्या है, किसने बनाया, क्या काम है, और ऑयल स्पिल्स को मैंने बॉक्स में डाला है। मोटा चलने वाला पेन कौन सा है? बहुत सारे पेन आते हैं। एक मैंने वीडियो बनाया और उसमें इतने ऐसे कमेंट्स आए, अब मैं पागल होगी देख करके। स्टिल जो लोग 60-70 रुपए खर्च कर सकते हैं वो तो ले लीजिए पायलट का वी साइन पेन। ये प्रायोजित वीडियो नहीं है, कृपया माफ कीजिए। इसकी जो निब है वो थोड़ी सी मोटी चलती है और स्केच पेन जैसा ही है, लेकिन हार्ड है। जो लोग थोड़ा सा और जा सकते हैं, 90 रुपए तक खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हेडिंग के लिए तो कर सकते हो आप। वो पेन था यूनिबॉल का, यूनिबॉल जेल इम्पैक्ट। अब इसकी बात नहीं करेंगे, पेन पे बात हो चुकी है। यूनिबॉल जेल इम्पैक्ट या फिर पायलट वी साइन पेन। हम सीधे मूव करते हैं 10 नंबर के सवाल। 10 नंबर में पॉसिबिलिटी होती है आप ज्यादा से ज्यादा नंबर चुरा सकते हैं। एक सवाल ये भी देख लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल था। राजस्थान में परंपरागत ही नहीं लेकिन नवीन जल संचय पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। तो आप बताइए कि भारत व राजस्थान के आधुनिक जल संचयन पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। आधुनिक है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डन, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मॉडर्न। तो मॉडर्न में क्या होगा, पहले तो आप ये बताओ कि जल संचयन पर जोर दिया जा रहा है, यानी जल का क्राइसिस है, तभी तो जोर देंगे। तो मैंने कहा भारत में विश्व की 7% जमीन, करीब 15% जनसंख्या और केवल 2% शुद्ध जल है। तो ये हमारी जल की हमने स्थिति बता दी आज के दिन। फिर मैंने कहा राजस्थान की स्थिति तो और भी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? 60% तो मरुस्थल है और हमारे पास में बारिश कितनी होती है हम जानते हैं। फिर मैंने लिखा, क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ है देखिए, परंपरागत ही नहीं, तो यानी आपको थोड़ा सा परंपरागत का भी रेफरेंस देना है। सो व्हाट आई मेंशन, मैंने कहा परंपरागत जल संचयन की विधियां कौन कौन सी हैं, तो 5-6 नाम लिखे हैं, कुआं, बावड़ी, टांका, खडीन, कुई, झालरा आदि। और फिर मैंने लिखा आधुनिक जल संचयन की विधियां जिन पे हम अभी फोकस कर रहे हैं, तो ये सब उनके नाम हैं। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट दिया और उसको प्रूव करवाया है। तो लिखिए उस स्टेटमेंट को दोबारा कि भाई साहब मैंने प्रूव कर दिया है कि अतः स्पष्ट है कि राजस्थान में परंपरागत ही नहीं अपितु नवीन व आधुनिक जल संचयन पर भी महती जोर दिया जा रहा है। सेम थिंग हैज बीन रिटन इन इंग्लिश, यू कैन सी वर्ड ऑन वर्ड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय झील संरक्षण प्लान। मेरा फेवरेट मेथड, मुझे बॉक्सेस बनाना, उनके अंदर कंटेंट लिखना, डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी कॉपी जब एग्जामिनर के सामने आए, मुझसे पहले किसी की वैल्यू, मुझसे उससे मतलब नहीं है, मुझे से मतलब है कि जितनों की वैल्यू उनसे बेटर मेरी कॉपी दिखे और वो एक बार उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो कि चलो देखते हैं कैंडिडेट ने लिखा क्या है। तो ऐसे मैं डायग्राम बनाने पे बहुत ध्यान देती हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है, जहां पॉसिबल हो खेलिए अपने कॉपी के साथ, अपने कंटेंट के साथ, और प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए अलग अलग तरीकों से, फ्लो चार्ट से, क्लासिफिकेशन डायग्राम से,
या फिर 1 2 3 4 नंबरिंग विद स्पेसिफिक हेडिंग से, लेकिन कीजिए। तो यहाँ मैंने बताया संरक्षण के कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं और लेक्स फ्रॉम राजस्थान कौन कौन सी हैं। याद रखिएगा सवाल की डिमांड को उतना एड्रेस जरूर करना जितना पूछा गया है। यहाँ पूछा गया था छोटा सा लेख लिखो और राजस्थान के प्लान में आने वाली झीलों के बिंदुवार लिखो, बिंदुवार 1 2 3 4, तो बस बिंदुवार ही लिखा है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, बड़ा सवाल लेते हैं। हाँ, ये मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया, ग्रेट। ये था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, है ना। उस पे पूछा गया था कि इसके जीव जंतु एवं वनस्पति। ये देखिए दो आंसर्स आपके सामने लिखे हुए, लेफ्ट और राइट। राइट वाले में इंग्लिश है, लेफ्ट वाले में हिंदी है। यहाँ मैंने लिखा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब बना, किसने बनवाया, कितना चौड़ा है, वो सब कुछ। फिर मैंने लिखा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थली में शामिल है, और फिर मैंने लिखा रामसर आर्द्र भूमि भी है। फिर इस उत्तर को लिखते वक्त मैंने साथ में लिख दिया फ्लोरा और फोना। पूछा गया था, लेकिन लिखा क्या क्या उत्तर में, यहां सिर्फ और सिर्फ फोना लिखा, फ्लोरा तो लिखा ही नहीं। यानी सिर्फ जीव जंतु लिखे, पोर्क्यूपाइन, मोंगूज, जेकाल, सांबर, नीलगाय और जाने क्या क्या लिख डाला। एंड आई मिस्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आई डिड नॉट मेंशन फ्लोरा, वनस्पति कौन कौन सी है। तो इसके लिए ये अक्षम्य अपराध है। इसके कारण मेरे इस पूरे क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स 4 हैं। देने वाले की मर्जी है, 2.5 दे 3 दे, ठीक है। इसके विपरीत यहाँ क्या हुआ, जो कुछ भी पूछा गया उसको मैंने अलग अलग एड्रेस किया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जीव जंतु और वनस्पति। और वनस्पति में मैं चलो मान लो नहीं गई हूँ, वहां आप भी नहीं गए, लेकिन हम ये तो देख सकते हैं कि राजस्थान के कौन से हिस्से में भरतपुर आता है। तो राजस्थान के कौन से हिस्से में आता है, ये आता है पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्से में। वहां किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी, खजूर खूब मिल जाएंगे, ठीक है, धोकड़ा खूब सब जगह मिलता है, इवन सागवान, क्योंकि वहां बरसात ठीक ठाक होती है, अजान बांध भी है वहां पे। तो मैंने लिखा खजूर, महुआ, धोकड़ा, जूली फ्लोरा, घास, सागवान, बरगद, गूलर, खैर आदि जितने नाम आते सब लिख दो, कोई न कोई तो मैच होगा। लेकिन इसको लिखे बिना मत छोड़ना, इन हेडिंग्स को लिखे बिना मत छोड़ना, ठीक है। ये एक कैच है यहाँ पे, इसलिए इसको डिस्कस किया। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ की विभिन्न क्षेत्रों में भूमिकाएं बताइए। सिलेबस में ऐसा कैसा लिखा हुआ है और इसी पे डायरेक्ट 10 नंबर का सवाल आने की बहुत बड़ी संभावना है। 3 आवर्स में लिखना चैलेंजेस हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता, खूब सारा लिखिए अपने आप हो जाएगा। इसका ध्येय वाक्य बलय से मूलम, मैंने इसको इंट्रोडक्शन दिया है 2 लाइनों का, और फिर लिखा है कि रक्षा के अतिरिक्त विभिन्न योगदान निम्नलिखित हैं फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इट इज इन बायोलॉजी, हेल्थ सेक्टर, सैनिटेशन मैनेजमेंट, गैस टर्बाइन टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, सेंसर्स, फंक्शनल मटेरियल्स, टेराहर्ट्ज और नैनो टेक्नोलॉजी। इतना सारा लिखा और फिर उसके बाद में लिखा इन दिस वे डीआरडीओ हैज प्रूव्ड इट्स रिसर्च एबिलिटीज इन मेनी फील्ड्स अदर देन डिफेंस। यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा है, इसी का इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन यहाँ पे है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज राजस्थान में आरपीएससी एग्जाम क्वेश्चंस बनाने की जो पॉसिबिलिटीज है, या तो सिलेबस की बुलेट एज इट इज उठा के दे देते हैं, उससे बन जाता है 10 नंबर का सवाल, या फिर रीड बिटवीन द लाइंस, वो भी आता है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस द क्वेश्चन। अगर इसी में से सोचिए, मतलब इस शब्द को काट दो, इन शब्दों को काट दो, इस हेडिंग को भी काट दो, और फिर सोचो कि ये सारा एक साथ लिखा हुआ है। इज इट ऑर्गेनाइज्ड, डज इट फील अपीलिंग, क्या ये आपको अपीलिंग दिखता है कि मैं इसको पढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं? शायद नहीं। एग्जाम में मार्क्स लेने का जो तरीका वो ये है कि अपने आप को एग्जामिनर की जगह रख के देखिए। अगर उनको उत्तर में से कीवर्ड ढूंढने में जोर आ रहा है तो भाई आपके लिए वो मेहनत नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। आपको कॉपी चेक करने के लिए दूं, आप क्या कहोगे, यो के लिखे हुए, ठीक है। तो दिस विल गो विद द एग्जामिनर ऑल्सो। सो प्लीज ट्राई टू राइट कंसोलिडेटेड, सुंदर शब्दों में और हेडिंग के साथ 1 2 3 4 बुलेटिन नोटेशन में 10 नंबर का सवाल कोशिश कीजिए 10 बुलेट बनाएं। अगला सवाल, आई एम सॉरी मैंने ऐसे कैसे चिपका दिया, मुझे डायग्राम बनाने की इच्छा थी नहीं। इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम एक्चुअली। मेरे लिए लगा कि ना कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैंने डायग्राम ऐसे बना दिए। यहाँ है नाभिकीय रिएक्टर को समझाइए क्या होता है, और फिर
उसके बाद में आपको उपयोगिता के आधार पर इसके प्रकार, फिर ईंधन के आधार पर प्रकार, न्यूट्रॉनों की गति के आधार पर प्रकार और संरचना के आधार पर प्रकार बताने थे। सवाल भी ऐसा ही पूछा गया था और ये मैंने प्रकार बताए। और देखिए फिर से वही काले पेन से लिखने की कोशिश की है ताकि दूर से दिख जाए। आपको मेरी कॉपी में शायद ये तो समझ में आया होगा कि ना कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, तो आप भी कोशिश करेंगे तो आपसे भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और याद रखिएगा, शुरुआत में इंट्रोडक्शन, एंड में कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर के सवालों में। कैसे? यहाँ कंक्लूजन मैंने क्या लिखा कि यदि सुरक्षा के मानदंडों का कड़ाई से पालन हो और अवशिष्ट का निपटान ठीक से हो जाए तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा के लिए श्रेष्ठ साधन है। क्यों? क्योंकि वो 24/7 अवेलेबल हैं और क्लीनेस्ट सोर्स हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल। हाँ, यहां मुझसे एक गलती हुई, ग्रेट, आप भी शायद पकड़ लेंगे। सवाल मैं लिखती कैसे, उत्तर बताती हूँ। पूछा गया था 4 शॉर्ट नोट्स, वाईफाई, वाईफाई और वाईमैक्स पे। मैंने पहले इंग्लिश मीडियम वाला लिखा था, तो मैंने देखा 4 चीजें पूछी हैं, चलो पेज को 4 भागों में बांटते हैं। तो सीधे यहाँ से 2 भागों में बटा, ऊपर वाले के 2 हिस्से कर दिए, गिन के लाइनें बांट दी, 4 लाइनें सबको दे दी और हेडिंग डाली और लिखना शुरू कर दिया। जब इसको लिखने का नंबर आया तो पता नहीं दिमाग में क्या था, सिर्फ याद आया कि 3 ही लिखने, तो 3 के हिसाब से बांट दिया। वाईफाई, सुपरफाई और वाईफाई लिख चुकी थी, फिर लगा अरे नहीं शायद 4 हैं, तो जुर्माना किसको झेलना पड़ा? वाईफाई को। उसके दिए गए स्पेस को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। आप ऐसा मत कीजिएगा, आपको जो कंटेंट पूछा गया है उसके हिसाब से स्पेस को पहले ही डिवाइड कर लीजिए कि इतना मुझे इसको देना है, इतना इसको, इतना इसको देना है, सो दैट जस्टिस करोगे तो आपके एग्जामिनर में आपके साथ जस्टिस करेगा। ब्लैक एंड ब्लू पेन ऑफ कोर्स कर सकते हैं, मेरी कॉपी आने थी, मैं दिखाऊंगी आपको। इनफैक्ट मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मेरी खुद की कॉपी शेयर की है, इंग्लिश मीडियम की थी, उसमें दिखाया है कि मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कॉपी स्कैन हो जाती है, सब ब्लैक हो जाता है, और जो मोटा लिखा है आपने वो बोल्ड दिखता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू कार्बन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, मुझे इस क्वेश्चन को करने में मजा आया, कुछ सीखने को मिला। आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन को एनकाउंटर करें तो ये मत सोचेगा ये कहां से पूछ लिया, डोंट मेक दिस फेस, ओनली सी अच्छा तो मुझे पता ही नहीं था, इसको भी पढ़ लेता हूँ या इसको भी पढ़ लेती हूँ। क्यू कार्बन क्या है? ये क्वेंचिंग कार्बन कहलाता है और ये अभी लेटेस्ट में खोजा गया एक अपर रूप है, यानी इट्स एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। फिर इतना न्यूज में क्यों है ये? क्यों? क्योंकि ये इट कैन प्लेस डायमंड्स, यानी हीरो को ये द्वितीय स्थान पे लाकर रख सकता है, इतना अच्छा है और उससे 60% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको हिंदी में क्या बोलूं, हीरे से अधिक कठोर है। यस करेक्ट। सो ये हीरे से करीब 40 से 60% अधिक कठोर है, उससे ज्यादा बनाने में आसान है और इट हैज गॉट ट्रिमेंडस यूसेज अगर इसको ठीक से इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो इसके मैंने सवाल क्या पूछा है, क्यू कार्बन क्या होता है, फिर गुण धर्मों को लिखिए, अनुप्रयोगों को बताइए। तो 3 चीजें पूछी है, आप प्लीज अपने दिए गए स्पेस को 3 भागों में बांटिए। पहले लिखिए क्यू कार्बन, फिर प्रॉपर्टीज, फिर एप्लीकेशंस। यहां सेम कार्बन, गुणधर्म, अनुप्रयोग, और लास्ट में कंक्लूजन की 1-1.5 लाइन जरूर लिखनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है। 10 नंबर के सवाल में कंक्लूजन जरूर होना चाहिए। यहां मैंने कंक्लूजन क्या लिखा है, अब मैं अंग्रेजी में पढ़ देती हूँ, है ना। क्यू कार्बन इज स्टिल इन इन्फेंसी स्टेट but it will open doors for infinite possibilities in the technology field. Similarly इसको हिंदी में लिखा है मैंने। Let's go to the next question. अगला क्वेश्चन यहाँ काम करने की अच्छी है, आपके पास इसकी की भी आ गई होगी शायद, ठीक है। उस की से मिलान कीजिए और मैंने क्या लिखा उससे मिलान कीजिए। सवाल की डिमांड थी 2 टाइप के सेक्टर्स पूछे गए थे। पहला सेक्टर था एनिमल हस्बेंड्री और दूसरा सेक्टर था डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। आरएस की स्टार्टिंग किस वे में करें बताएंगे। 2 सेक्टर पूछे गए थे, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी। और क्या पूछा था कि राजस्थान में पशु संपदा व डेयरी क्षेत्र में संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। संभावनाओं और चुनौतियां। तो मैंने क्या किया, पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा। कुछ लोग सोचते हैं पशुपालन और डेयरी एक ही है, नहीं बॉस, पशुपालन एक बड़ा सेक्टर है जिसका सब सेक्शन कैन बी डेयरी।
सो डेयरी इज नीशे, डेयरी ज्यादा अच्छा है, मतलब डेयरी ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू द होल पशुपालन। तो मैंने लिखा छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें लिखा कि राज्य के कुल क्षेत्र का 60% जो मरुस्थल है और मॉनसून का जुआ है खेती, इसलिए किसान का ऑल वेदर फ्रेंड कौन है? पशु है। और ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से ज्यादा जो घर हैं उनमें हम देखते हैं कि लोग पशु पालते हैं। पशुओं से उनको क्या मिलता है? सब्सिस्टेंस मिल जाता है, यानी वो भूखे नहीं बनेंगे, कंफर्म बात है। तो दूध भी मिल जाता है, खेती में काम में आते हैं, उनके गोबर से खाद भी बन जाती है। तो पशु जो है वो इंसान का, इनफैक्ट फार्मर का ऑल वेदर फ्रेंड है। फिर पूछा 2 सेक्टर, तो दिए गए स्पेस को 2 भाग, बचा हुआ स्पेस 2 भागों में बांटा। ये देखिएगा मैंने जस्टिस करने की कोशिश की है, जितना भी था 50-50 बांट दिया। इधर भी लिखूंगी पशुपालन, इधर भी लिखूंगी डेयरी। फिर हेडिंग डाली पशुपालन, उसको बॉक्स में पैक किया। फिर 2 भागों में बांटा। क्यों? 2 चीजें पूछी थी, अवसर और चुनौतियां, यानी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। सो आई मेंशन अवसर हियर, challenges here. Similarly for here opportunities and challenges. और फिर 1-on-1 क्या खास ताकतें हैं इसकी, यानी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास लाइफ स्टॉक में, और यहाँ हमारे पास में उसके चैलेंजेस। तो जैसे चैलेंजेस में क्या होगा भाई, कहीं आपने आंसर पढ़ा ही नहीं तो भी आप, मतलब हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है पशुपालन, हम देख सकते हैं कैसे सभी जानवरों को एक साथ पाल लोगे तो एक जानवर की बीमारी दूसरे जानवर में हो जाएगी। कुछ लोगों को देखा हुआ भेड़ को, बकरी को, गाय को, ऊँटों को एक ही बाड़े में रखते हैं, विच इज एक्चुअली शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड। नेक्स्ट इज चारागाहों की हमारे पास में कमी है, पेस्टोरल लैंड जो है डेडिकेटेड नहीं है। फिर जानकारी का अभाव, पशुपालक को पता ही नहीं चलता कि मेरे पशु को कौन सी बीमारी हो गई है। जब बीमारी नहीं पता तो इलाज भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि सरकारी कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनमें उनको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधियों का अभाव, शुष्क और गर्म जलवायु, दूध निकाला 2 घंटे बाद में फट जाता है, तो यानी हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट है, तो क्यों ना ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट, चिलिंग प्लांट और लगाए जाएं। तो सारे चैलेंजेस हैं। फिर सिमिलरली आप डेयरी सेक्टर के लिए लिख सकते हो। डेयरी में खास बात क्या है, हमारे पास में कैटल जो है वो पूरे इंडिया में 2nd लेवल पे है और मिल्क प्रोडक्शन में हम 2nd नंबर पे आते हैं। तो ये डेयरी सेक्टर से रिलेटेड कंटेंट हो गया। अच्छी बात क्या है, डेयरी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर राजस्थान में, आरसीडीएफ उसको हेड करता है और फिर 22 जिलों में जिला उत्पादक संघ है। रूप सिंह जी, आई विल मेक वीडियोस फॉर वीडियो एज वेल। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं देखती हूँ कि यदि कोई मेरी हेल्प करने के लिए टीम में कोई आ जाता है तो उनसे भी मैं आपको उनको मार्गदर्शन देकर के आपके लिए बनवाऊंगी, पर प्लीज अभी 906 को डिस्कस करने दीजिए। आगे बात करते हैं। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चली जा रही हैं, चिलिंग प्लांट बनाया जा रहा है और दूध के लिए सब्सिडी भी सरकार देती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप इससे आप समझ गए कि आंसर लिखना कैसे है। एक बार आप अपने लिखे हुए आंसर को मेरे आंसर से मैच करके जरूर देखिएगा। कंटेंट का प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप कर क्या सकते हो, इसको बस यहाँ से काट दो, है ना, और देखो इस लाइन को भी काट दो और फिर सारे कंटेंट को ना निबंध की तरह लिख के देखो कैसा दिखेगा। शायद पढ़ने में बहुत जोर आएगा। और एग्जामिनर को आपको जोर नहीं दिलवाना है, वो आपको भगवान है, आपको उसको परेशान नहीं करना है, उसको खुश करना है कि अरे वाह तो बढ़िया लिखेड़ो है, ऐसे आना चाहिए उसका, उसके मुंह से निकलना चाहिए। जैसे गौरव सर कहते हैं ना, गौरव बुढ़ानिया सर कहते हैं आपकी कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर एक बार खड़े होकर के ताली बजाए अगला क्वेश्चन चेक करने से पहले कि अरे वाह क्या आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण, जल संकट को देखते हुए राजस्थान में उत्पन्न जल संकट की गंभीरता को दर्शाते हुए बताइए कि किस प्रकार परंपरागत जल संरक्षण तकनीकों की मदद से चुनौती से निपटा जा सकता है। क्वेश्चन इज जस्ट अमेजिंग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको ट्रेनिंग पे नहीं बुला रहे क्या? अच्छा है नहीं बुला रहे हैं, आपकी हेल्प हो रही है। मैं तो खुद नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि एक बार जो और कैंडिडेट्स हैं मेंस लिख रहे हैं ना, वो अपनी रैंक को और इम्प्रूव कर लें। कितनी बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, और आपसे जुड़े रहने का मौका मिलता रहेगा जब तक ट्रेनिंग नहीं आ जाती है। तो जल संकट की गंभीर स्थिति को आपको बताना पड़ेगा। अभी इसे हवाला कौन सा देना है, सवाल पूछा तो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, डॉट्स को कनेक्ट करना है। केंद्र में एक संस्थान है जो इस चीज की स्टडी करता है कि कौन से जिले में, कौन से खंड में, ब्लॉक्स में वाटर का लेवल कितना है, पिछली बार कितना था और अब कितना चला गया। उसी पे बेस्ड कुछ जिलों को डार्क जोन में डालते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में सिर्फ 3 जिले ऐसे जिनको ग्रीन जोन में डाला गया है, बाकी सारे जिले जो हैं वो क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल टाइप स्टेज में आ गए हैं, डार्क जोन में आ गए हैं। ब्लॉक्स की भी स्थिति है, बहुत सारे ब्लॉक्स में तो ट्यूबवेल बनाना ही बंद है।
तो ये सब कुछ आपको यहाँ लिखना है। कारण क्या है ये भी लिखा है मैंने कि इस स्थिति के गंभीर होने का कारण क्या है, मॉनसून की अनिरंतरता, अत्यधिक जल दोहन, बढ़ती हुई जनसंख्या, गैर जिम्मेदाराना दिनचर्या और बढ़ता हुआ जल प्रदूषण, ये सब इसके कारण है। फिर मैंने लिखा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से, यानी परंपरागत वो कौन सी विधियां हैं जिनसे हम दोबारा जल को रिप्लेनिश कर सकते हैं, इस स्थिति से निपट सकते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है ऐसा कैसा, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ। तो लेट्स सी कौन कौन से मेथड्स हैं। नाड़ी, तालाब, पोखर, जाल। अच्छा, एग्जामिनर को आपके ना बहुत सारी थ्योरी लिखने से मतलब नहीं है, उनको तो इनसे मतलब है कि आपको कितने वैरायटी के ट्रेडिशनल मेथड्स पता है। जगह कितनी है भाई साहब, 8-10 लाइन नहीं है, तो आप 8-10 लाइनें लिख दीजिए। पहले हेडिंग डाल दो, नाड़ी, तालाब, पोखर, झालरा, खडीन, बावड़ी, कुई, जोहड़, कुंड, टांका और टोबा। 10 डाल दी। उनके बारे में जो कुछ भी आता है दूसरे पेन से यहाँ सामने लिख दीजिए। सेंटेंस पूरे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड लिख दो और लास्ट में लिखो। और देखिए मैंने कंक्लूजन को लिखा है काले पेन से, कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि करना क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे हम कंक्लूजन डिराइव करें कि ट्रेडिशनल मेथड से हम बच सकते हैं। तो यहाँ मैंने वही कंक्लूजन लिखा है। करंट के क्वेश्चंस कैसे लिखें, मॉक टेस्ट लिखते रहो, हो जाएगा। साइंस एंड टेक की बुक बता दीजिए, इसमें मैंने एक वीडियो बना रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, देख लो। एक एक मतलब एनसीईआरटी से एज इट इज चैप्टर उठे हुए हैं। ये है आज का लास्ट डिस्कशन। क्वेश्चन अच्छा था, है ना। क्वेश्चन था ठोस, हिंदी में पढ़ना, हिंदी में पढ़ती हूँ पहले, ठीक है। बढ़ते शहरीकरण के कारण ठोस अवशेष की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ठोस अवशेष निवारण हेतु भारत सरकार के प्रयासों पर वो डालिए। तो यानी दो चीजें हैं, एक स्टेटमेंट है और दूसरा आपसे कुछ डिजायर्ड है। एक स्टेटमेंट है, दूसरा आपसे अपेक्षा है। तो स्टेटमेंट को आपको इलेबोरेट करना है इंट्रोडक्शन में। स्टेटमेंट जाएगा इंट्रो में। याद रखिएगा, जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो तो स्टेटमेंट को आपको इंट्रोडक्शन में समझाना है और जो डिजायर्ड है उसको ढंग से लिखना है। तो स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको बताना ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते किसको है। तो इसका मतलब होता है ठोस कचरे का उत्पादन, उसका संग्रहण, भंडारण, स्थानांतरण, प्रसंस्करण और निपटान, इससे रिलेटेड जो कुछ भी जो डिसिप्लिन है उसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। फिर ये कि इसके सामान्य तरीके कौन से हैं, नॉर्मल मेथड्स कौन से हैं, तो ये हमारी राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखे हैं। ऐसा नहीं है, आइडियल नहीं हो बॉस, थैंक यू सो मच। पढ़ते हैं एक बार ना, मैम प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सामान्य मेथड है, भूमि पर डंपिंग कर दो, वाटर में डंपिंग कर दो, लैंड फिलिंग कर दो, जला दो, ऐसे टाइप्स। अब उस पर ध्यान नहीं देना है। समस्या क्या है, हमसे पूछा गया कि भारत सरकार के प्रयास कौन से हैं। तो भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो ये है, 8-9 लिखने की कोशिश की मैंने। पहला प्रयास है स्वच्छ भारत मिशन, दूसरा है स्मार्ट सिटी मिशन, तीसरा है हवा बदलो ऐप, चौथा है स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, यानी जब रिसीव करो तभी गीला कचरा अलग उठना चाहिए और सूखा कचरा अलग उठना चाहिए ताकि उसकी प्रोसेसिंग आसान हो जाए। और आप जानते हैं कि ये कार्य कहाँ हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, इवन राजस्थान में भी जयपुर से इसकी शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, इंदौर में तो चल ही रहा है। नेक्स्ट है एनजीटी को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है, आप जानते हैं पहले की बजाय। और बायो रेमिडिएशन पे सरकार ध्यान दे रही है। स्वच्छ भारत रैंकिंग से भी हेल्दी कंपटीशन बनता है अमंग डिफरेंट सिटीज, अमंग डिफरेंट स्टेट्स। सो विद दिस लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा है कि सभी को इंदौर, अंबिकापुर, वेल्लोर जैसे शहरों से कोई सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने शहर को, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है और वेस्ट सेग्रीगेशन एट द कलेक्शन टाइम होना चाहिए और उसका निपटान होना चाहिए। सो विद दिस आई वांट टू कंक्लूड माय सेशन विद यू। 1 घंटे से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आपको किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जो बिल्कुल नहीं आता उसको कैसे करना है, जो आता है उसको प्रेजेंट कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ, उसके बाद में सेशन का समापन करेंगे। कैसे करें मेंस? प्रणाम एसडीएम साहिबा, ऐसा नहीं है भाई, सवाल पूछिए ढंग का। थ्योरी में लिखने से ज्यादा पॉइंट्स में लिखना अच्छा रहेगा क्या? जी हाँ बिल्कुल, थ्योरी में पॉइंट्स में लिखना अच्छा रहेगा। देववी सिंह सुन लीजिए, हाँ बताइए क्या सुनाना चाहते हैं आप?
मैडम जी राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ, कैसे तैयारी करें? सेवा के अतिरिक्त जो टाइम मिलता है उसमें निकालिए। और आप सेवा में हैं इसका मतलब आप कमा रहे हैं तो किसी और को अपने बाकी सारे कामों के लिए एक हेल्पर नियुक्त कर लो, जो आपके लिए खाना बना दें, आपके कपड़े धो दें, प्रेस कर दें, घर की साफ सफाई कर दें। आप वो जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम खर्च करते हो उसमें किसी की हेल्प ले लो और उस टाइम पे बढ़ लो। आपको टाइम 24 घंटे ही मिलेंगे, उसी को मैनेज करना है। मैं फेल हो गया इसमें अब क्या करूं? फेल नहीं हुए हो, ये बोले आपका ये वाला जो प्रयास था इसमें सफलता नहीं मिली, अगले में मिलेगी, तो तैयारी अभी से शुरू करो। आपकी तरह कोई गाइड करे। अरे थैंक यू सो मच, अगर आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर पा रही हूं तो। देवी सिंह जी मेंस की शुरुआत कैसे करें? चलो आपने कहा है तो इस पे बता देती हूँ मेंस की शुरुआत कैसे करें। बॉस सिलेबस का प्रिंट आउट तो अब आपके पास में आ गया होगा, आई एम श्योर। उसको अपने टेबल पे सामने चिपका लो। 12 पेज का सिलेबस है, पहले पेज पे तो कुछ है नहीं, दूसरे तीसरे से चिपका लो। और आपको बुक लिस्ट, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, सबकी बुक लिस्ट अच्छी है, किसी की भी एक की बुक लिस्ट को फॉलो कर लो या फिर सम्यक का डीएलपी खरीद लो। कंटेंट लिमिटेड रखिएगा प्लीज, और उसको बार बार पढ़िए। 2 बार पढ़ने के बाद में शॉर्ट नोट्स बना लो, और सिर्फ उसके बाद में सिर्फ शॉर्ट नोट्स को रीड करना है, बुक को फेंक देना। जब आप शॉर्ट नोट्स बना लो तो बुक को फेंक देना। तीसरी बात, जो शॉर्ट नोट्स बन जाए उनमें ऐड करते रहो। क्या ऐड करो? जब भी कोई आप मॉक टेस्ट दो, आपको कोई नई जानकारी मिले उस सिलेबस से रिलेटेड, उसको वहीं लिख लीजिए, चिपका लीजिए, नया पेज डाल लीजिए। और क्या ऐड करो? करंट अफेयर्स। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। मेंस की तैयारी करने का यही है, जो कुछ भी आप पढ़े उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट जरूर लिखिए। मॉक टेस्ट के बिना सफल होना मैं नहीं कहूँगी असंभव है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, ये तो पक्का कहूँगी। हाँ, मॉक टेस्ट खूब सारे लिख लिए हैं और हर बार आपका स्कोर अच्छा हुआ है तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, ये कंफर्म है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना प्रॉफिटेबल रहेगा क्या? विदाउट डाउट। मेंस एग्जाम कब तक होगा? जिस प्रकार से भी कोरोना बढ़ रहा है, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, बट स्टिल आई कैन नॉट से। रंजीत जी नमस्कार, प्लीज अपना सवाल पूछिए। आई होप सारी क्वेरीज। मेंस एग्जाम कब तक होगा? फरवरी में कुछ लोग बोल रहे हैं पर नहीं कह सकते। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट पीजी संस्कृत कॉलेज, समझ गए? ओह थैंक यू सर, आप समझ गए हैं तो। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज दीजिए, अदरवाइज विल वाइंड अप। मेंस कब तक होगा? सब लेट्स वेट फॉर आरपीएससी फॉर अनदर रिलीज ऑफ एग्जामिनेशन डेट। कैलेंडर आने वाला है नई साल के लिए, या तो उसमें डेट आएगी। जितनी की स्पेकुलेशंस हैं, यानी अनुमान लगा रहे हैं लोग, इट मस्ट बी इन फरवरी एंड। मार्च में तो संभावनाएं कम है, क्योंकि मार्च में आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे। हम मुक्तिका स्कार जी, वेरी नाइस, थैंक यू। सो विद दिस आई टेक योर लीव। टेक्निकल टीम, कोई और क्वेश्चन आपके पास में दिख रहा हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज कोचिंग कौन सी अच्छी है? मैं जहाँ खड़ी हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है। आरएस की स्टार्टिंग किस वे में शुरू करें, कोचिंग कहाँ से करें? भाई जो लोग नहीं आ सकते वो ऑनलाइन ले लीजिए, आना कंपलसरी नहीं है। और हम जानते हैं कि आना इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। आने का मतलब होगा 10,000 रुपये पर मंथ आपने रहने खाने के लिए खर्च करोगे दूसरे शहर में, और फिर बहुत सारी, जैसे कभी तबीयत ठीक नहीं है तो परिवार नहीं है, कौन ध्यान रखे, टाइप चीजें हो जाती है। तो आप आज के दिन तो ऑनलाइन सुविधा है, ऑनलाइन लिख लीजिए। मेंस का 3rd पेपर प्लीज, वो 907 में अगर हुआ तो जरूर करवाऊंगी। सबसे पहले किन विषयों को पढ़ें, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो पढ़ें, लेकिन 20 नंबर वालों को पहले पढ़ के छोड़ दीजिए। इंग्लिश इंप्रूव कैसे करें? इंग्लिश का है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवाजा थी सिल में परत निशान। तो मतलब बहुत लिखने का अभ्यास कीजिए। सो आई टेक योर लीव, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। मेंस के आंसर्स लिखिए, मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए, सीरीज ज्वाइन कीजिए। मैं आपको 907 भी डिस्कस करवाऊंगी। मैं क्लास में भी डिस्कस करती हूँ, यहाँ भी डिस्कस करती हूँ, और ये सारे आंसर्स मैंने खुद ने लिखे हैं। सो थैंक यू सो मच, नमस्ते।